क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फिजिक्स के मार्क्स तुम्हारे राइटिंग पे डिपेंड करते होंगे? भाई कितने बच्चों को लगता है कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे खराब उसके मार्क्स कम आएंगे? कितने बच्चों को लगता है? तुम्हें लगता है, तुम्हें लगता है, तुम्हें लगता है, तुम सब गलत हो। राइटिंग बस रीडेबल होनी चाहिए, लेकिन इसकी राइटिंग रीडेबल भी नहीं है, तो भैया इसका तो केस ही खत्म हो गया है ना। तो शट डाउन, दैट्स इट, खत्म, इसमें तो बात ही मत करो। तो अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है, देखो 11वीं क्लास में एक एडवांटेज ये रहता है कि टीचर को एक्चुअली तुम्हें नाम से पता होता है कि ये फलाना बच्चा है, किसने मेरे को पूरे साल में परेशान किया, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा होता है। सीबीएसई 12वीं में क्या होता पता ही नहीं होता, किसकी कॉपी है। तुम 6 नंबर के डिजिट लगाओगे कि नाम भी नहीं पता होता, उसमें बस नंबर होता है कि फलाने का एक नंबर है, तुम्हें कॉपी चेक करनी है, क्योंकि आगे की शीट उसमें निकाल दी जाती है। आपने देखा होगा जो आपकी उमार शीट होती है 10th क्लास में, अगर आपने बोर्ड दिया है तो उसमें वो पिन कर रखा होता है, उसको शीट को निकाल देते हैं चेकिंग के पहले, ताकि आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी टीचर के पास आ जाए, पता चला कि भाई आप पेपर में आपका कोई मामा आ गया कह रहा भाई साहब ये तो लड़का है, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, तब भी मैं नंबर देके जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता। 11वीं में क्या होता है, नाम पता होता है, तो बच्चे का एडजस्ट यूजुअली टीचर करता है, बट फिर भी आपकी जो रीडेबल अगर कंटेंट है तो चलेगा। हाँ, कटिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, डेफिनेशन बताएगा कोई एंगल फ्रिक्शन की? कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ, याद आ रहा है क्या, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विद नॉर्मल रिएक्शन। आपको क्या लिखने के लिए बोला था बेटा? डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आपने एक सुंदर सी डेफिनेशन ऐसे बना दी, सही है क्या? ये रीडेबल भी है, मुझे समझ में भी आ रही है, लेकिन क्या बेहतर नहीं होता कि साथ एक डायग्राम बना देता? बोलो, कि डायग्राम बना देता, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाता एन, फ्रिक्शन फोर्स लगता पीछे एफ, रिजल्टेंट हो जाता ये एंगल, और ये एंगल बना कर देता थीटा, और साइड में लिख भी देता कि टेन थीटा इक्वल कितना होता है, म्यू एस के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना? तो ये डायग्राम बनाने से, ये एक्सप्रेशन लिखने से और बेहतर हो जाता। अच्छा, क्या ये और बेहतर नहीं हो जाता अगर मैं बोल देता इट इज अ एंगल बिटवीन रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन? अगर मैं इसे अंडरलाइन कर देता तो क्या और बेहतर नहीं हो जाता? अगर मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन आया और आप इसमें डायग्राम भी बनाते हो, अंडरलाइन भी कराते हो, मेरी राइटिंग इतनी भी साफ नहीं है यहां पे बोर्ड पे, मेरी राइटिंग सुंदर है। आप अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में के नोट्स देखो, मैंने हाथ से लिखे हैं, है ना, कितनी सुंदर राइटिंग है भाई साहब। अगर वो कह रहा है भाई है तो सच्ची में है भाई, ये तो गलत थोड़ी ना बोल रहे, पैसे दे लेना क्लास के बाद, लेकिन राइटिंग साफ है मेरी। लेकिन एग्जाम के पहले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन में राइटिंग में बहुत परिवर्तन होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन, अभी पता नहीं चल रहा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एस या डी, एक्चुअली डी। फिर वहां से समझा रहे होंगे टीचर को, मैम मैंने ये लिखा है, तो ये सब नहीं चल पाएगा। इसीलिए जब भी कोई डेफिनेशन, थ्योरी, कुछ भी रिप्रेजेंट करना हो, टॉपिक लिखो, डेफिनेशन लिखो, डायग्राम बनाओ, उसके एक्सप्रेशन लिखो और अंडरलाइन करो, बहुत जरूरी चीज है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 4, और अगला आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले अब ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो और फिर लिखो क्वेश्चन नंबर 5। 2 लाइनें छोड़ दो, 2 लाइनें छोड़ दो, बहुत जरूरी है। ये कभी भी आपको ना अननीट नहीं लगेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा ये। इसलिए जब भी पेपर करो लाइन ड्रॉ कर दो और फिर क्वेश्चन करो, नीट एंड क्लीन से रहना चाहिए पेपर। पेपर में आंसर लिखने तरीका समझ में आ गया, सही है क्या? अच्छा, फिर एक क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन इज मैटर, राइटिंग कैसा है नहीं फर्क पड़ता, रीडेबल होना चाहिए और प्रेजेंटेबल होना चाहिए।
प्रेजेंटेबल बोले तो डायग्राम बनाया, अंडरलाइन किया, एक्सप्रेशन है तो किसमें डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया, बहुत जरूरी है। अंडरलाइन कर लिया, सर वो अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल इस्तेमाल करना, नहीं, जो भी बॉल पेन का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, बॉल पेन का, डोंट यूज जेल पेन इन योर फाइनल एग्जाम्स। जेल पेन, पायलट पेन, V5, बहुत सारे पेन होते हैं, बहुत सुंदर राइटिंग आती है, बट डोंट यूज दिस। मैंने अपने पूरी इंजीनियरिंग में, पूरे मास्टर्स में, रिसर्च में तो खैर लिखना बहुत कम पड़ता रहा, फर्क ही होता सारा, मैंने आज तक जेल पेन इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास एक ही पेन हुआ करता था, रेनॉल्ड्स का 5 रुपए वाला, पैकेट खरीद लेता था, जब वो खत्म हुआ फिर ले आया, एक पेन, सिंपल एक पेन। तो प्रेजेंटेशन समझ में आ गया तुम लोगों को, सिर्फ नीट एंड क्लीन, लाइन छोड़नी है। अच्छा, फिर ना एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर वो MCQ का जो क्वेश्चन आता है, MCQ का क्वेश्चन, उसमें क्या सिर्फ ऑप्शन लिख दो? पूरा ऑप्शन लिख दो यार। जैसे मैं अभी आप लोगों को MCQ पढ़ा रहा था, जैसे मैं MCQ आप लोगों को पढ़ा रहा था, फॉर एग्जांपल ये है, तो फोर्थ का आंसर क्या लिखोगे आप ऐसे? फोर्थ का आंसर 1380 न्यूटन और ऑप्शन ए। सर ABCD लिख दो ना सीधा, मत लिखो ABCD पूरा, सिर्फ सीधा। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में ABC में कहीं गलती हो सकती है, तो अगर ये गलत हो गया तो टीचर एटलीस्ट इससे तुम्हें एडवांटेज दे देगा, वो दे देता है, इतना इतने क्रूल नहीं होते हैं। कोई भी ऑप्शन आपका होगा, जैसे आपका ये ऑप्शन आ गया, ये वाला ऑप्शन आ गया, तो डी लिख दी, डी आंसर लिख दिया कि यहाँ 5वें का आंसर क्या है कि बोथ न्यूटन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ, और ऑप्शन में क्या लिख दिया आखिरी में? डी, सर्कल कर दिया। इसमें भी एक एक लाइन छोड़कर आना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है चेकिंग की, सर प्रॉब्लम होती है चेकिंग की। टीचर चेक करता जा रहा है, कोई गलत हो गया, कैसे सही हो गया, कोई मिस नहीं होना चाहिए। और फिर ना हर टीचर को ना नंबर देने के लिए बोला जाता है, इसमें 1, इसमें क्रॉस कर दिया, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1, तो काउंट कर लेता है। इसलिए कभी भी लाइन छोड़े बिना क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है? सही है। अच्छा, कुछ बच्चे एक सवाल और करते हैं कि सर वो टाइम नहीं मिलता फाइनल एग्जाम में, ये टाइम बार छूट जाता है, क्वेश्चन आता हुआ छूट जाता है। तो सबसे पहले तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना लिखना है। जैसे 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो तो आपको पता है, टिक करने हैं, सॉल्व करने हैं, रफ में करने हैं। 2 मार्क क्वेश्चन में प्रिसाइज रहना है, 3 मार्क में थोड़ा एक्सप्लेन करना है, और 5 में पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो ये जो पॉइंट है कि सर पेपर छूट जाता है, उसका सबसे सही तरीका है आप अपनी एक स्कीम बना लो, कि एक प्रोटोकॉल बना लो कि आपको पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं, अगर केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन इजी लग रहे हो, जो कि होंगे, केस बेस्ड स्टडी का पैराग्राफ मत देखना कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पता चला गैलीलियो आइसोक्रोनस पेंडुलम, लगा ये तो पता ही नहीं है, दे रखा होगा क्वेश्चन। भाई इनको ना पेपर बनाना अभी तक नहीं आया, ये कहीं से भी पैराग्राफ उठाते हैं, गंदा सा कुछ लिख के, और थ्योरी के 4 क्वेश्चन दे देते हैं नीचे। आपके पेपर हो रहे होंगे, आप देख लेना, ऐसे ही हो रहा होगा अभी भी। तो अगर आपको पैराग्राफ वाला सेक्शन डी है, बेसिकली वो, उसमें 2 क्वेश्चन आने, 4-4 नंबर के, 8 क्वेश्चन हो गए, वो 8 नंबर के हो गए वो। अगर वो 2 आते तो पहले करके छोड़ दो, क्योंकि 8 नंबर किसी भी सेक्शन से मिलना बहुत मुश्किल बात है। फिर बच्चा कहता है कि सर मुझे ई सेक्शन जो है वो आता है। ई सेक्शन में क्या है? ई सेक्शन में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 3+2 का यूजुअल पैटर्न रहता है, ऑप्शंस भी रहते हैं। ऑप्शन की चॉइस तो देखो तुम्हें मालूम है कैसे करनी है। अगर ऑप्शन में कभी न्यूमेरिकल और थ्योरी आ जाए तो ऑलवेज यूज न्यूमेरिकल, क्योंकि थ्योरी में यूजुअली मार्क्स कटते ही कटते हैं। थ्योरी में मार्क्स कटते हैं, लिखने में कुछ रह जाता है, न्यूमेरिकल में कभी नहीं कटता। अगर वो न्यूमेरिकल आता है तो ऑलवेज गो फॉर न्यूमेरिकल, नॉट फॉर थ्योरी। थ्योरी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाएगा यार। और 5 नंबर के क्वेश्चन करने की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी तुम्हें बता रहा हूं। पहला तो क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं लिखना होता है, ये ध्यान रखना। वैसे तो स्कूल का है, बोर्ड के पेपर में तो और ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फ्लाइंग आ गया है, इन्विजिलेटर है, एक्सटर्नल होता है वो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम कर भी सकता है। स्कूल वाला तो क्या ही करेगा, बट फिर भी जब आप 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो, जब आपको रीडिंग टाइम मिला हुआ है, रीडिंग टाइम 15 मिनट पहले, तुम्हारा पेपर अगर 10:30 पे शुरू होना है तो आपके हाथ में खुला हुआ पेपर 10:15 पे होता है, तुम्हें मालूम है क्या? अब रीडिंग टाइम में ये डिसाइड कर लेना कि वो केस बेस्ड स्टडी वाला करना है कि नहीं करना है, पहले थ्योरी वाला करना है कि नहीं करना है पहले।
उस टाइम में सिर्फ ये स्ट्रेटेजी बनाओ कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है। ये जो 15 मिनट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप देख लेना कि साहब मैं पहले एमसीक्यू करने वाला हूं, हो सकता है आप पहले एमसीक्यू कर रहे हो सकता है आपको बोले आप मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन करने वाला हूं, क्योंकि तीनों क्वेश्चन जो है 7-8 क्वेश्चन मुझे सारे आते हैं, आप वो कर लो। या 5-5 नंबर वाले तीनों क्वेश्चन मुझे आते हैं, आप वो कर लो। तो पहले कौन सा करना है सेक्शन, इसका कोई की रूल नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं 8 नंबर लेके खत्म करो ना उसको, पैराग्राफ पढ़ने का जरूरत तो है ही नहीं। फिर 5 नंबर वाले कर लो। 5 नंबर वालों के लिए मैं पॉइंट बता रहा था कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर का क्वेश्चन आया कोई एक बड़ा डेरिवेशन पे बेस्ड, जैसे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन कैलकुलेट करो, तो आपके दिमाग में ना ये सेट होनी चाहिए बात, या उसी साइड में कहीं पे रफ शीट में लिख लो कि आइसोथर्मल का आएगा ना तो एक डायग्राम बना के जरूर आना है। वर्क डन का फॉर्मूला पीडीवी कैसा है पहले वो भी बताना है। उसके बाद वर्क डन का जो फॉर्मूला है उसको इंटीग्रेट करना है, फिर वो v1 अपॉन में v2 के टर्म्स में आएगा, फिर उसको p1 अपॉन में v2 के टर्म्स में बनाना और डब्बे में डाल देना है। इस 5 नंबर के टॉन्ग को बाहर साइड में लिख लो, रफ में लिख लो, और जब 5 नंबर का क्वेश्चन करने लगो तो एक बार देख लो कि कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लिखते हैं, हमें लगता है ये तो छूट गया। एग्जाम के क्वेश्चन छूटते इसलिए हैं क्योंकि हम जिस क्वेश्चन पे जितना टाइम लगाना चाहिए था उससे ज्यादा लगा। कई बार क्या होगा एमसीक्यू ऐसा आएगा तो तुम्हें घुमा देगा, तो फिर छोड़ दो उसको। पहले इंस्टेंस के लिए उसको छोड़ दो। सर ये कैसे पता लगा छोड़ना नहीं छोड़ना? तो जिस टाइम हम रीडिंग कर रहे होंगे ना उस टाइम पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन, ये आता है ये आता है ये आता है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यार ये डिफिकल्ट लग रहा है, यानी इसको मैं 30% के जोन में करूंगा। डिवाइड योर पेपर इनटू 50, 30 एंड 20 पार्ट्स। 50 कौन सा? जो तुम्हें पूरा आता है, जो पूरा ये आता है ये आता है ये आता है ये आता है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो टीचर जब पेपर चेक करेगा तो उसका फ्लो कितना अच्छा बनेगा। ये भी सही 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 ये भी तो गलत है, ठीक है चल कोई नहीं। एक्चुअली ऐसा होता है। मैंने यूनिवर्सिटी में 4 साल पेपर चेक किया है, 4 साल। पहले साल तो मैंने किया ही नहीं, मैं क्या बेकार काम है, फिर मजबूरी मुझे काम करना पड़ा, पेपर चेक करता था मैं। इतना गंदा काम है भाई साहब, इतना भाड़ा काम है। एक तो पैसे नहीं मिलते, पहली बात बता दूं मैं आपको, पैसे नहीं मिलते यूनिवर्सिटी में, पैसे नहीं मिलते ये वाले। हाँ बाद में मिलने लग गए हैं अब, और स्कूल टीचर को तो मिलते ही नहीं। स्कूल टीचर को पेपर चेक करने के अलग से पैसे नहीं मिलते, यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं। कितने? 30 रुपए मिल रहे हैं, 40 रुपए मिल रहे हैं पेपर चेक करने के। आधा घंटा खा गया पेपर, आधा घंटा, 8 घंटे काम किया, बोलो कितने पेपर चेक हुए? 16 इंटू 30, मतलब आप 500 का नोट नहीं लेके आ पाया पूरे दिन दिहाड़ी करके। हाँ पूरे दिन की सैलरी अलग मिलती, बट इतने में मैं किसी को एक को कुछ पढ़ा देता 8 घंटे, या मैं कहीं घूम ही लेता यार। पर्सनल टाइम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे टीचर्स का। तो टीचर को पेपर चेक करने का पैसा जिन्हें मिलता है वो भी खुश नहीं है भाई साहब, वो तो उनके जान पे। किसी टीचर से पूछ लेना भाई साहब, मौत आ जाए पेपर चेक करने जाना है, मौत बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के टीचर को तो, क्योंकि पता ना कितना अंडरस्टैंड लिख के आते हैं बच्चे यार, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं सबके दिमाग में तो जा नहीं रहा, वगैरह क्या बकवास कर रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 शीट नहीं भर के आएंगे, अबे नहीं भरनी होती, नहीं भरनी होती। 5 नंबर के पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 शीट के ऊपर लिख दिया, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं चाहिए कि 5 शीट भर के आएंगे। पेपर भरने से नंबर नहीं देता, लेकिन कई बार पेपर भरना भी होता है जब एग्जाम में हमें वो क्वेश्चन आता नहीं है, तो फिर मत दे, तो हमें तो आते नहीं था कुछ। लॉजिक है कि नहीं है? जो आता है उसे क्या करो? प्रिसाइज। जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसके लिए। अब बैंकिंग और रोड का क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल, और तुम लिख रहे हो कोलिजन का कॉन्सेप्ट, ये अलाउड नहीं है। उससे रिलेटेड तुम्हें जो कुछ आता है सब लिख दो एकदम पीरियोडिक ऑर्डर में, जो ठीक लगता है छाट के नंबर दे दे। भाई 3 में से 2 दे दे, 1 दे दे, आधा तो देगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो क्वेश्चन आता नहीं है उसमें जो भी कुछ रिलेटेड आता है वो लिख दो। लेकिन एक कब है? ये 20% एरिया में है। नाउ व्हाट इज 50, 30 एंड 20? आई एम रिपीटिंग इट। 50% पहले वो जो तुम्हें पूरा आता है, एक एक पॉइंट तुम्हें आता है, यानी 35 से 40 नंबर का पेपर तुम्हें पूरा आता होगा, पक्की बात है। 30% ऐसा सिलेबस होगा, 30% अप्रोक्सीमेटली 20-22 नंबर के आसपास, जो तुम्हें लगेगा मैं थोड़ा सा करूंगा तो मैं होल कर दूंगा। और 20% यानी कि 10-12 नंबर का पेपर ऐसा भी होगा
14 नंबर का, तो तुम्हें लगा यार यार ये तो थोड़ा सा मुश्किल आ गया पेपर, वो 20% पोर्शन सबसे आखिरी में ही करना होता है, क्योंकि तब तक तुम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि अरे पेपर तो हो ही गया भाई, 35-40 नंबर तो आ ही गए ना। उसके बाद फिर जो हमने रिमेनिंग 30% किया उसमें से 12-15 नंबर आ ही जाएंगे, यानी जहां हम 50 नंबर के आसपास पहुंच जाते हैं वी गॉट कॉन्फिडेंट कि यार फिर तो कुछ ना कुछ तो लिख ही दूंगा। इसलिए डिवाइड योर पेपर इनटू 3 पार्ट्स, 50, 30 एंड 20। 50 जो तुम्हें पूरा आता है कि साहब 5 नंबर के क्वेश्चन तीनों आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन 2 नहीं आते, 1 नंबर में 1 नहीं आता, एमसीक्यू में 3 नहीं आते, इनको सबसे आखिरी में करूंगा, बाकी सारा पेपर पहले करूंगा ना। जब बाकी सारा पेपर पहले करूंगा में एक प्रॉब्लम और आती है ऑर्डर अरेंजमेंट्स की, कि क्या सर जब मैं सेक्शन ए कर रहा हूं या सेक्शन बी कर रहा हूं या सेक्शन सी कर रहा हूं तो कोई सा क्वेश्चन में कहीं भी कर दो, नहीं, ट्राई टू मेक अ प्रॉपर सेक्शन। सेक्शन में ऊपर नीचे चलता है भाई, जैसे सेक्शन ए में जो हमारा एमसीक्यू वाला सेक्शन है, कितने क्वेश्चन आते हैं? 18 यूजुअली 15 एमसीक्यू और 3, लेकिन कई बार 14 एमसीक्यू और 4 असर्शन रीजन, वो तुम्हारे स्कूल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पहले सारे सेक्शन ए के जितने क्वेश्चन आते हैं वो लिख दो, और जिनको नहीं आते उनके लिए जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो। लेकिन इसमें भी बिकॉज ये सारी जो मैं बातें बोल रहा हूं सब्जेक्टिव है बेटा, हो सकता है तुमने एमसीक्यू करने शुरू किए, तुम्हें पहला आता है, फिर 5वां आता है, फिर 10वां आता है, फिर 12वां आता है, दैट्स इट। अब तुम्हारा पेपर लिखा हुआ है पहला, 5वां, 10वां, 12वां, शीटें खाली छुड़ी हुई है, ये तो गलत रिप्रेजेंटेशन हो गई ना। तुम क्या करेंगे? तो पहले हम पहला करेंगे, फिर 5वां करेंगे, फिर 10वां करेंगे, फिर 12वां ही करेंगे, फिर जगह नहीं छोड़ेंगे। चलो लिखते हैं, सारे बनाते हैं। सेक्शन ए बी सी डी ई, हाँ भाई 17 नंबर का पेपर। सेक्शन ई करने में कितना टाइम लगना चाहिए मेरे हिसाब से? 20 मिनट, 20 मिनट्स। हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है? 180 मिनट। कितने? 120 नहीं 180, 3 घंटे का पेपर होता है। सेक्शन डी करने में, पैराग्राफ के क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज्यादा होने ही नहीं चाहिए। सेक्शन ए करने में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, 15 मिनट। चलो एक एक्सटेंशन ले लो 10 नंबर की, 10 मिनट की, कितने हो गए? 25 मिनट। हाँ जी, 20, 30 मिनट, आधे घंटा यहां हो गया और आधा घंटा फॉर एग्जांपल यहां हो गया, 1 घंटा जा चुका है। ये सबसे ज्यादा मुश्किल पोर्शन होता है आपके एग्जाम का, ये सबसे मुश्किल पोर्शन है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में प्रिसाइज रहो, ज्यादा फालतू अनशन मत लिखो, टू द पॉइंट, अंडरलाइन, डायग्राम, डब्बे, नीट एंड क्लीन, नो कटिंग, स्पेसिंग। सुन के कितना सुंदर लग रहा है भाई, नहीं लग रहा तुम लोगों को? सुन के कितना सुंदर लग रहा है। मान लो मैं पूरे में 1 घंटा भी लगा दूं इन दोनों सेक्शंस में, 1 आवर भी लगा दूं, तब भी मेरे पास 1 घंटा बचा, प्लस माइनस मार्जिनल उठा लो कि थोड़ा कहीं लेट होगा, आपके बाद जो कह रहे हो तो ढूंढना होता है, आप जो बोलते हो ढूंढना होता है, जब लिखने बैठो तो पता चलता है। आधा घंटा मार्जिनल, फिर भी कितना बचा? आधा घंटा चाहिए। अब अपने थ्योरी के पेपर्स उठाओ जो मॉक टेस्ट होते हैं, उनमें देखो कि सेक्शन ई करने में अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, फॉर एग्जांपल आपको 40 मिनट लग रहे हैं, तो फिर इस पे काम करना पड़ेगा ना बेटा। मैं क्या कह रहा हूं कि 20 मिनट लगने चाहिए, एक थ्योरी के क्वेश्चन को लिखने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, 3 को 20 मिनट लग गए ना, खत्म हो गए ना। अगर मुझे ज्यादा लग रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी चाहिए, तरीका बदलना चाहिए, हो सकता है कुछ डायग्राम्स थोड़े से नीट ना हो बट जल्दी बनाने चाहिए, पेंसिल से बनानी चाहिए, लेबलिंग देखनी चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली, इट इज अ मैटर ऑफ, बस प्रैक्टिस कर लो और कुछ भी नहीं। मॉक टेस्ट लिख के देखो, 2 तुम्हारे पास हैं, 3 मेरे बने हुए हैं और टेस्ट 2 सारे, ठीक है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये, मेरी एडवाइस ये कि जिस दिन फिजिक्स का पेपर होगा उससे 1 दिन पहले रात को जागना नहीं कि रात भर पढ़ रहे हैं सर। क्या तो सर हम तो रात भर ही पढ़ेंगे, हम तो रात भर ही पढ़ेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। एक्चुअली क्या है कि फिजिक्स के पेपर में जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, पैराग्राफ है, एमसीक्यू है। 30-40 नंबर का पेपर दो तो ऐसा लगेगा ये तो हलवा है तो कर ही दूंगा, लेकिन जो डिफिकल्ट आता है वही लगता है। इसीलिए इसके लिए बहुत अटेंटिव माइंड चाहिए और थोड़ा सा कॉन्शियस चाहिए, इसलिए रात को जागना नहीं। तुम्हारा 20 तारीख को पेपर है, आप
प्रिपरेशन करो कि 19 तारीख की है। अपने मन को झूठ बोलो, कहते ऐसे कैसे बोल देखो, आप बोलो कि आपको करनी है 19 तारीख की प्रिपरेशन करनी है। आप एक दिन के लिए भूल जाओ आगे, क्योंकि हर प्रिपरेशन करते वक्त हर बच्चे लगता है कि एक दिन और मिल जाता तो आग लगा देता। होता है क्या तुम लोगों के साथ ऐसा कि बस एक दिन और मिल जाता, बस थोड़ा सा और चाहिए, 6 घंटे दे दो, बस 3 दे दो, बस 3, और ऐसा होता है सबके साथ, क्योंकि सारे बच्चे अपनी कैपेबिलिटीज से बहुत आगे जाके प्रिपरेशन कर चुके होते हैं।